हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम संविधान का और भारत का अभी तक जो अध्ययन किए हैं उसका प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जितना अध्ययन करना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा आपका प्रश्न सॉल्व करना भी महत्वपूर्ण है। तो आइए संविधान के भाग से प्रारंभ करते हैं, उसके बाद अनुसूची देखेंगे और अंत में भारत का भूगोल। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और जो महत्वपूर्ण बातें रहेंगे उसके बारे में मैं आप सभी से चर्चा परिचर्चा जरूर करूंगा। तो चलिए आप सभी लाइव चैट में आ जाइए और प्रश्न सॉल्व कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, पुनः रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है। ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 24, सी है 25 और डी ऑप्शन है 22। सभी बताइए कितने भाग हैं भारतीय संविधान के, सभी बताएं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 22 भाग में विभक्त है। ठीक है, याद रखेंगे सभी 22 भाग में क्या क्या विषय वस्तु हैं और संविधान का भाग कहाँ से कहाँ तक कौन से अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है, आप याद रखिएगा, यह भी पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ए ऑप्शन है भाग 3, बी ऑप्शन है भाग 4, सी ऑप्शन है भाग 20 और डी ऑप्शन है भाग 21। पुनः रिपीट कर रहा हूं प्रश्न, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 20 और डी भाग 21। तो संविधान संशोधन का उल्लेख है भाग 20 में, जबकि भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है जी। भाग 3 में किस बातों का उल्लेख किया गया है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है। भाग 3 इसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भाग 4 इसमें किस बातों का उल्लेख किया गया है जी। तो भाग 4 में याद रखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 आते हैं। एक बात और याद रखेंगे, भाग 21 यह भी पूछा गया है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध इसका प्रावधान कहाँ पर है, तो भाग 21 में है। तीसरा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। कौन से भाग हैं आपको बताना है। ए भाग 9, बी भाग 6, सी भाग 3 और डी है भाग 4 का। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ए ऑप्शन है भाग 9, बी है भाग 6, सी है भाग 3 और डी ऑप्शन है भाग 4 का। तो याद रखेंगे पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भाग 9 में किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक आते हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते होंगे तो कल सोमवार है, मैं पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाने को तैयार हूँ। अगर आप सभी पंचायती राज का अध्ययन करना चाहते होंगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अभी लाइव चैट में भी रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप सभी प्रतिदिन पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगी पंचायती राज व्यवस्था, और वहाँ से प्रश्न प्रत्येक हमारे CGPSC हो या CG व्यापम हो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान है। भाग 6 में आपका राज्य की कार्यपालिका है, जबकि संघ की कार्यपालिका का उल्लेख भाग 5 में किया गया है। इसी तरह भाग 3 में अभी बताए हैं आप सभी की मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, और भाग 4 का में मूल कर्तव्य क्या हैं उसके बारे में उल्लेखित किया गया है। आज का चौथा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? अभी कुछ देर पहले बताया कि यह प्रश्न पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है 21 और डी ऑप्शन है भाग 22। तो सभी बताएं कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के प्रावधान किए गए हैं। तो याद रखिएगा भाग 21 में आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। बताइए जी, भाग 18 में किस बातों का उल्लेख किया गया है? भाग 18 में किस बातों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा भाग 18 जिसमें आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद आपका 352 से लेकर 360 तक उल्लेखित हैं। अगला भाग 19 है। तो भाग 19 में प्रकीर्णन की बात की गई है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप 21 को याद रखिएगा। और भाग 22 इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात की गई है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ए भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11 और डी ऑप्शन है भाग 12। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? अर्थात पंचायती राज व्यवस्था की बात की जा रही है। तो आप सभी बताएं कि कौन से भाग में है। तो भाग 9 में उल्लेखित है, और अनुच्छेद आप सभी को अभी बताया हूं। तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है जी, पूरा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद भाग और अनुसूची के आपके प्रश्न सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो याद रखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पुनः बता देता हूं आपको, अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक आते हैं। और भाग 10 इसमें किस बातों का उल्लेख किया गया है जी? भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। और भाग 11 इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है। और भाग 12 इसमें वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद के बारे में उल्लेख किया गया है। आपसे मेरा क्वेश्चन यह है कि वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह पूछा गया था, तो याद रखिएगा वित्त आयोग, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। आपको मौलिक अधिकार में भी बताया था कि संपत्ति के अधिकार को कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है जी? मौलिक अधिकार से हटाकर किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार से संबंधित संपत्ति का अधिकार का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद बताइए। तो अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 300 का, इसमें संपत्ति के अधिकार को उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, एक मिनट, चलिए अगला देखते हैं। फिर छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? प्रश्न छठवां है,
निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? उल्लेख है ए भाग 6 में, बी भाग 7 में, सी भाग 8 में और डी ऑप्शन है भाग 9A में। तो सभी बताइए कि संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है, अर्थात नगर पालिका का उल्लेख है। ए ऑप्शन है भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। भाग 7 में राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का उल्लेख है और भाग 8 इसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आप सभी भाग 9 का सही बताए हैं कि नगर पालिका का उल्लेख भाग 9 का में है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अर्थात डीपीएसपी आपसे पूछा जा रहा है कि किस भाग में उल्लेखित किया गया है। तो ए ऑप्शन है तृतीय भाग में, बी ऑप्शन है चतुर्थ भाग में, सी ऑप्शन है द्वितीय भाग में, जबकि डी ऑप्शन है नवम भाग में। सभी बताएं संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो याद रखेंगे चतुर्थ भाग, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। तो आप सभी बताइए कि कहाँ से कहाँ तक उसका प्रावधान किया गया है, अर्थात किस अनुच्छेद से लेकर उसका अंत किस अनुच्छेद के साथ होता है, आप सभी बताएं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक शामिल है। तृतीय भाग में मौलिक अधिकार हैं, इसका अनुच्छेद आप सभी बताएं कि कहाँ तक प्रावधान किया गया है जी। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उल्लेखित किया गया है। द्वितीय भाग जिसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है, तो नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है जी? तो नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है। नवम भाग में उल्लेखित आपके नगर पालिका से संबंधित हैं, नगर पंचायत दोनों आते हैं। तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को चतुर्थ भाग में है और अनुच्छेद आपका 36 से 51 तक उल्लेखित है। आठवां प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी नागरिकता, सी मूल अधिकार और डी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है जी? ए ऑप्शन है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, बी ऑप्शन है नागरिकता, सी मूल अधिकार और डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो याद रखिएगा संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेखित किया गया है, जबकि नागरिकता इसमें भाग 2 का प्रावधान है, मूल अधिकार भाग 3 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? गारंटी मूल से आशय है कि संसद भी इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता है जब तक आप उसका अनैतिक या अनुचित उपयोग नहीं करते हैं तब तक। तो भारतीय संविधान के किस अध्याय अर्थात भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? ए ऑप्शन है भाग 3, बी ऑप्शन है भाग 4, सी है भाग 1 और डी ऑप्शन है भाग 2। तो सभी बताइए भारतीय संविधान के
किस भाग में मूल अधिकार संबंधित प्रावधान किया गया है? तो मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, इसका उल्लेख भाग 3 में किया गया है। तो भाग 3 ऑप्शन ए ठीक है, सही दे रहे हैं आंसर। आप सभी इसी तरह देते रहिए। 10वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? आपसे मूल कर्तव्य के बारे में पूछा जा रहा है कि मूल कर्तव्य का प्रावधान कहाँ पर किया गया है। ए भाग 1 में, बी भाग 4 क में, सी भाग 2 में, जबकि डी ऑप्शन है भाग 4 में। भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में। सही है? नहीं, मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है भाग 4 में, ऑप्शन बी, जहां आपके मूल कर्तव्य क्या होंगे इसके बारे में उल्लेखित किया गया है, जिसका अनुच्छेद क्या है जी? किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 51 का इसमें मूल कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। बाकी भाग 1, भाग 2 और भाग 4 इसके बारे में कई बार उल्लेखित कर लिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है, अर्थात संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस भाग में है, आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है भाग 2, बी ऑप्शन है भाग 3, सी ऑप्शन है भाग 4, जबकि डी ऑप्शन है भाग 5। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो याद रखिएगा, संघ की कार्यपालिका, इसका प्रावधान किया गया है, बताइए। संघीय कार्यपालिका, इसका उल्लेख है भाग 5 में। सभी कमेंट कीजिए और सभी आंसर दीजिए। आप सभी बताएं कि संघ की कार्यपालिका का प्रावधान कहाँ तक भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत आपके कार्यपालिका संसद है, राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, कैग है, ये सभी आते हैं, जिसमें हम संसद के बारे में कल रूपरेखा और ढांचा तैयार कर चुके हैं। कल की कक्षा में आप सभी को लोकसभा के बारे में बताया जाएगा। तो याद रखिएगा, संघ की कार्यपालिका, इसका प्रावधान अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक उल्लेखित है। प्रश्न 13वां है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? नागरिकता के बारे में पूछा जा रहा है। तो ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 और डी ऑप्शन है भाग 4। नागरिकता सबसे महत्वपूर्ण है। आप सभी को एनआरसी इन सभी के बारे में भी बताया गया था, तो आप सभी नागरिकता के बारे में भी अध्ययन कर लीजिएगा। वैसे आने वाले दिनों में प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो नागरिकता का प्रावधान किया गया है भाग 2 में, ठीक है। तो ये आपके 13 प्रश्न हो गए। ये 14वां प्रश्न है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमारे सीजीपीएससी व्यापम में भी पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा। व्यापम और पीएससी दोनों पूछ चुका है। इसके अलावा यूपी पीएससी, पीसीएस यहाँ भी पूछा गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इस तरह के प्रश्नों में आप 1, 2, 3, 4 इस तरह से उल्लिखित कीजिएगा। विकल्प को आप अंतिम में देखिएगा।
तो हम ABCD ऑप्शन नहीं देखते, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ए के बारे में उल्लेखित कर रहा हूँ, अर्थात सूची 1 के बारे में, और आप बताएंगे कि सूची 2 में कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 9 आप बताएं सूची किस बातों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 9 जिसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। सूची पहला में है भारतीय संविधान का भाग 8 आप बताइए सूची 2 में कौन सा आंसर होगा कि भाग 8 में किस बात का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान का भाग 8 इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेखित किया गया है। अगला है भारतीय संविधान का भाग 4 का में मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। एक सुधार लीजिएगा, भाग 9 में पंचायत की व्यवस्था की गई है, जबकि भाग 9 क में नगर पालिका की। ठीक है, तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरह से आप अपनी तैयारी रखिएगा। 22 भाग हैं, तो 22 भाग की विषय वस्तु और अनुच्छेद आप याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से हुए आपके संविधान के भाग एवं अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। आइए अब अनुसूची के बारे में प्रश्न सॉल्व करते हैं। और जो आपसे प्रश्न सॉल्व कराया जा रहा है यह लुसेंट का प्रश्न है, और जो तैयारी लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। लुसेंट से ही प्रश्न आते हैं, और अगर आप लुसेंट का थ्योरी अगर कंप्लीट कर लेते हैं तब भी आप प्रीलिम्स का 50 जो जीएस के प्रश्न आते हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो हम प्रश्न सॉल्व करते हैं, थ्योरी हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अनुसूची से संबंधित पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। प्रश्न पहला, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ए 8, बी 10, सी 12 और डी ऑप्शन है 14। बताइए वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं जी। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां शामिल हैं। और आप सभी बताइए, आपसे प्रश्न मेरा यह है कि भारतीय संविधान जिसमें मूल संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां शामिल थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां शामिल थी, आप सभी बताएं। तो याद रखिएगा, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जिसमें आपका 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन में, जिसमें भूमि सुधार संबंधित बातों का उल्लेख किया गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रतिषेध कानून जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। और 11वां और 12वां इसके बारे में आप सभी परिचित हैं। 11वां में पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए। पुनः आपसे वही बातें कर रहा हूँ, अगर आप लोग पंचायती राज व्यवस्था कल से पढ़ना अगर प्रारंभ करना चाहते हैं तो मैं क्लास लेने को तैयार हूँ। आप सभी लाइव चैट में भी बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। अर्थात आपसे मूल संविधान में अनुसूची पूछा जा रहा है, तो आप सभी बताइए। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 12। बताइए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ऑप्शन बी 8 अनुसूचियां थी। अभी देखे हैं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियां को कब जोड़ा गया। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो आपको इतना याद रखना है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां शामिल हैं।
प्रश्न 5वां देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कि भूमि सुधार को कौन सा संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो बताइए कौन सी संविधान संशोधन हुआ था जी? ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है 7वां और डी ऑप्शन है 9वां। तो 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत शामिल किया गया है और इसको आप सभी याद रखिएगा। 6वां प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? अभी कुछ देर पहले बताया हूँ, आप सभी लाइव चैट में आंसर बताइए। ए ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, सी ऑप्शन है 11वीं अनुसूची और डी ऑप्शन है 12वीं अनुसूची। आप सभी बताइए 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल प्रतिशत प्रावधान किए गए हैं। आप सभी आंसर दीजिए, 10 सेकंड बहुत समय होता है। 7वां प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ए ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, सी ऑप्शन है 11वीं अनुसूची और डी ऑप्शन है 12वीं अनुसूची। सभी बताएं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 73वें संविधान संशोधन जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जबकि 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन है, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन है, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन है और 12वीं अनुसूची जिसमें 74वां संविधान संशोधन के तहत नगरीय निकाय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इन सभी बातों को आप याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ए ऑप्शन है 9वीं, बी ऑप्शन है 10वीं, सी ऑप्शन है 11वीं, डी ऑप्शन है 12वीं अनुसूची। आप सभी बताएं 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन डी। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची नगर पालिका संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 9वां प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? आपसे दूसरी अनुसूची के बारे में पूछा जा रहा है कि दूसरी अनुसूची में किस बातों का उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन है राज्यसभा में प्रतिनिधियों से संबंधित, बी ऑप्शन है भाषाओं से संबंधित, सी ऑप्शन है शपथ ग्रहण से संबंधित और डी ऑप्शन है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी जिस तरह तैयारी भी कर रहे हैं तो प्रश्न को भी सॉल्व करते जाइए। तो राज्यसभा में प्रतिनिधि कौन से अनुसूची में है जी? जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से राज्यसभा को आवंटित सीटों का उल्लेख किया गया है। तो कौन से अनुसूची में राज्यसभा से संबंधित प्रावधान है? सभी आंसर बताएं। अनुसूची 4, जिसमें विभिन्न राज्यों को राज्यसभा से आवंटित सीटों का वर्णन किया गया है, जबकि राजकीय भाषा का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है जी? राजकीय भाषा संबंधित प्रावधान है आपके 8वीं अनुसूची में। आप सभी बताएं कि मूल संविधान में कितने राजकीय भाषा शामिल थी?
ये आपके प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ी भाषा को कौन से अनुसूची में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो राजकीय भाषा संबंधित प्रावधान है 8वीं अनुसूची में, और मूल संविधान में 14 राजकीय भाषा थे। आप सभी बताएं वर्तमान में कितने राजकीय भाषा भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो 22 भाषा वर्तमान में राजकीय भाषा के रूप में अनुसूची 8 में उल्लेखित हैं। शपथ ग्रहण जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जिसमें संवैधानिक पदाधिकारी आते हैं, आप सभी को केंद्र और राज्य इसमें विभाजित करते हुए बताया था। तो शपथ ग्रहण इसका प्रावधान 3री अनुसूची में किया गया है। और जिस तरह आपको शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है, उसी तरह से आपको महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में भी उल्लेखित किया गया है। तो शपथ ग्रहण 3री अनुसूची में है, जबकि वेतन भत्ते इसमें 2य अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप सभी से मेरा प्रश्न यह है, आप सभी बताइएगा, राष्ट्रपति का वेतन आप सभी जानते हैं 5 लाख रुपए है और 2.5 लाख रुपए उनका वेतन भत्ता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपराष्ट्रपति, इनका वेतन कितना है वर्तमान में बताइएगा। राष्ट्रपति एवं लोकसभा अध्यक्ष का वर्तमान में वेतन कितना है? तो 4 लाख रुपए है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा गया था कि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसका कितना वेतन है? तो आप सभी आंसर नहीं दे पाए थे, तो उसका आंसर है 2.5 लाख रुपए। आप सभी याद रखिएगा। और जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतिदिन उसका आंसर दिया कीजिए। ठीक है, केवल कुछ ही छात्र हैं जो उसका आंसर दे पाते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख कौन से अनुसूची में किया गया है? ए प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची और डी चतुर्थ अनुसूची। तो भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख किया गया है ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची में। ठीक है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए बताइए, द्वितीय अनुसूची अभी देखे हैं, वेतन भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है। आप सभी बताएं तृतीय अनुसूची, इसमें किस बातों का उल्लेख किया गया है? तो तृतीय अनुसूची में याद रखिएगा शपथ और प्रतिज्ञान संबंधित प्रावधान है। और चौथी अनुसूची जिसमें भारत के जितने भी राज्य हैं इसमें राज्यसभा से संबंधित आवंटन किए गए हैं। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को, इनके न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? ठीक है, वेतन के बारे में पूछा जा रहा है। इसी में आपको मैं बताया था किस तरह से राष्ट्रपति है, राज्यों के राज्यपाल हैं, सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, संसद विधानमंडल है, इनको आप सभी को तुलनात्मक रूप से बताया था। तो आपसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि वेतन का प्रावधान किस अनुसूची में है? ए ऑप्शन है प्रथम अनुसूची में, बी ऑप्शन है द्वितीय अनुसूची में, सी ऑप्शन है तृतीय अनुसूची में, जबकि डी ऑप्शन है चतुर्थ अनुसूची में। सभी बताएं। तो वेतन संबंधित प्रावधान किया गया है द्वितीय अनुसूची में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसी तरह से प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं।
आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये आपके लूसेंट से संबंधित जो प्रश्न दिए गए थे उसको सॉल्व कर रहे हैं। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं और प्रश्न यहीं से ही आजकल डायरेक्ट व्यापम हो या हमारे CGPSC आयोग हो, यहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 12वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे संबंधित है? ए राज्यसभा में प्रतिनिधि से संबंधित है, बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है, सी भाषा से संबंधित है, या डी ऑप्शन है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है आपसे तीसरी अनुसूची में किस बातों का उल्लेख किया गया है, तो बताइए कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, जिसमें शपथ और प्रतिज्ञान संबंधित संवैधानिक पदाधिकारियों के बारे में उल्लेखित किया गया है, जबकि राज्यसभा में प्रतिनिधियों से संबंधित बातों का उल्लेख चौथी अनुसूची में है और 8वीं अनुसूची में आपके राजकीय भाषा का प्रावधान किया गया है, और जो आपके वेतन की बात की गई है यह दूसरी अनुसूची में शामिल है। 13वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों सभा में स्थानों के लिए राज्यसभा में आवंटित सीट के बारे में उल्लेखित किया गया है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसके बारे में कई बार डिस्कस कर लिए कि चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों में राज्यसभा आवंटित सीट का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद में या अनुसूची में स्वशासी जिला परिषदों का प्रावधान किया गया है? ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, तो इसको बताइए। भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद में अनुसूची, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, जिला परिषद की बात की गई है? बताएं सभी। तो 6वीं अनुसूची, ठीक है, याद रखिएगा 6वीं अनुसूची आप सभी पढ़े हैं जी, ठीक है। तो 6वीं अनुसूची में जिला परिषदों की बात की गई है, और नहीं पढ़े होंगे तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि आपके जो जिला परिषद हैं इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में किया गया है। ये आपका जो CDS एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया था। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ए ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, सी ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, और डी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची। तो सभी बताएं, भारतीय संविधान के जो 22 भाषाएं हैं इसका प्रावधान किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची, जिसमें राजकीय भाषाएं संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में आपके केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन अर्थात राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के बारे में उल्लेखित किया गया है। 8वीं अनुसूची में अभी देख लिए राजकीय भाषाएं, और आप सभी उस 22 राजकीय भाषा के बारे में याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची, जिसमें भूमि सुधार संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल प्रतिषेध प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची से संबंधित 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है ए राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, बी संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, सी भाषाओं के साथ, और डी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। आपको प्रश्न किसी तरह से भी घुमाए, आपको 8वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किए गए हैं, अगर कक्षा का वीडियो देखे होंगे तो आप लोग कहीं भी घूम नहीं रहे होंगे, प्रश्न आसानी से बन जा रहा होगा। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन जो है आपका राज्यसभा के सीटों का आवंटन तो चौथी अनुसूची में शामिल है।
संघ, राज्य और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में शामिल है और दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करना यह आपका 10वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 17वां प्रश्न है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ए ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 8वीं अनुसूची और सी ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, जबकि डी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची। पुनः रिपीट कर रहा हूँ प्रश्न, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसका उल्लेख है भूमि सुधार। भूमि सुधार है जिसमें 9वीं अनुसूची का प्रावधान है। इसमें न्यायिक पुनराविलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, इस बातों का उल्लेख किया गया है, लेकिन वह आधार आपका मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो आपकी वैधता की बात उसी तरह आती है जिसमें आधारभूत ढांचे हैं और मौलिक अधिकार हैं। इससे संबंधित आप सिर्फ अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कहीं हनन हो रहा हो तभी आप न्यायिक पुनराविलोकन कर सकते हैं, अन्यथा 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का प्रावधान है, जिसमें आपको उदाहरण भी बताया था कि मान लीजिए आपका कोई घर है और बीच सड़क में स्थित है जहां आवागमन में परेशानी हो रही हो या दुर्घटना हो रहा हो, तो सरकार यह कर सकता है कि आपको उस भूमि का मुआवजा दे या आपको दूसरे जगह स्थानांतरित करके उस भूमि के समान ही दूसरा भूमि प्रदान किया जाए। तो आप इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यही आपसे 17वां प्रश्न के बारे में पूछा जा रहा है। 18वां प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ये बिल्कुल नया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु जो राज्य है इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसमें आरक्षण संबंधित बातें की गई है। 19वां प्रश्न है, हाल में आंध्र प्रदेश से एक अलग नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इसे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन करना होता है। अनुसूची 1 पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है अनुसूची 7 की राज्य सूची, सी ऑप्शन है अनुसूची 9 और डी ऑप्शन है अनुसूची 10। आप सभी बताएं। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। तो देखिए, नए राज्यों का प्रावधान किया जा रहा है, तो इसमें आपके जो सबसे पहले अनुसूची 1 है जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेखित किया गया है, तो इसमें राज्यों की संख्या बढ़ जाएगी, तो अनुसूची 1 इसका आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में है। दल बदल प्रतिषेध प्रावधान 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत किस अनुसूची में जोड़ा गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण कौन से अनुसूची में शामिल है, तो 10वीं अनुसूची। ठीक है, जबकि 8वीं अनुसूची में, पुनः रिपीट कर रहा हूँ, राजकीय भाषा, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची दल बदल और 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। आइए 21वां प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से आप लोग सॉल्व करते रहिए। 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ए दल बदल कानून, बी संघ की भाषाएं, सी है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 10वीं अनुसूची
जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस बात का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन ए दल बदल कानून हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि 5वीं अनुसूची में कितने राज्यों में लागू होता है, 6वीं अनुसूची कितने राज्यों में लागू होता है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो संविधान की 6वीं अनुसूची में किस राज्यों में लागू नहीं होती है? ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा और डी ऑप्शन है मणिपुर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा जी? 6वीं अनुसूची, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि जो 4 राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और प्रावधान के बारे में उल्लेखित किया गया है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन डी। देखिए, असम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। इसके अलावा एक चौथा राज्य कौन सा है जी? चौथा राज्य बताइए जहाँ 6वीं अनुसूची के संबंधित जो जनजातीय प्रशासन और नियंत्रण है इसके प्रावधान किए गए हैं। तो चौथा राज्य है मिजोरम। ठीक है, याद रखिएगा 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जबकि 5वीं अनुसूची में 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों क्षेत्र के बारे में उल्लेखित किया गया है, जिसमें ये 4 जो राज्य 6वीं अनुसूची में हैं ये छूट जाता है। तो इसको आप सभी को अनुसूची वाले क्लास में मैप के माध्यम से उस 10 राज्यों के बारे में बताया था। तो वहाँ और लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। वैसे भी आपको पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ाऊँगा कि पेशा एक्ट, जनजातियों संबंधित एक पंचायती राज व्यवस्था होती है, जहां 10 राज्य आप 5वीं अनुसूची में पढ़े हैं वहां पेशा एक्ट लागू होता है। तो आप अनुसूची की कक्षा का वीडियो नहीं देखे होंगे तो 10 राज्यों का आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपको पुनः उस प्रश्न को पूछ लूँ, तो आप याद रखिएगा उस 10 राज्य में पेशा एक्ट लागू होता है। आइए कोट मिलान वाले प्रश्न हैं, तो आप आंसर बताते जाइएगा। मैं एक सूची 1 के बारे में उल्लेखित करूंगा और आप सूची 2 के बारे में बताएंगे। चौथी अनुसूची क्या प्रावधान किया गया है जी? भूमि सुधार की भाषा की राज्यसभा की जनजातीय क्षेत्र। तो चौथी अनुसूची में उल्लेखित किया गया है राज्यसभा है जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित राज्यसभा में आवंटित सीट का उल्लेख है। 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। 8वीं अनुसूची में आप बताइए क्या विषय वस्तु है 8वीं अनुसूची का? 8वीं अनुसूची का विषय वस्तु है भाषा, जबकि 9वीं अनुसूची का विषय वस्तु है भूमि सुधार। तो इस तरह से आप कोट मिलान एग्जाम हॉल में भी इसी तरह से कीजिएगा। 24वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, मैं सूची 1 के बारे में वर्णन करूंगा और आप आंसर सूची 2 के बारे में बताएंगे। 8वीं अनुसूची में किस संबंधित विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है, प्रावधान किया गया है? बताइए 8वीं अनुसूची में। ए है इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। दूसरा है दल बदल विरोध कानून। सी राष्ट्रीय भाषाओं की सूची और चौथा पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान। तो 8वीं अनुसूची में राजकीय भाषा की सूचियों का उल्लेख किया गया है। और 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है जी? तो 9वीं अनुसूची में आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर होंगे। सी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, जहां दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है, और 11वीं अनुसूची जहां पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
तो आप सभी से मेरा प्रश्न यह है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित जो प्रावधान है उसमें कितने विषय वस्तु शामिल हैं। जैसे आपके नगरीय निकाय में 18 विषय शामिल हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय शामिल हैं? आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। उनतीस विषय याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में अध्ययन करेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। अगला है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है प्रशासनिक उपबंध और सूची 2 में है अनुसूची। तो मैं सूची 1 के बारे में उल्लेखित करूँगा और आप सभी सूची 2 के बारे में बताइएगा किस अनुसूची में उस बात का उल्लेख किया गया है। पहला है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो आप सभी बताइए। जो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजाति संबंधित प्रावधान किए गए हैं 6वीं अनुसूची में। ठीक है। अगला है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर आपकी समझ का पता चलता है। अखिल भारतीय सेवाएं आप तो कहीं पढ़े नहीं हैं, तो आप विकल्प में देखिए दूसरी अनुसूची। आप जानते हैं दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई है। 5वीं अनुसूची 10 राज्यों के बारे में बात की गई है और 6वीं अनुसूची 4 राज्यों के बारे में बात की गई है। तो बच जाता है अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो किस तरह से हैं? तो इसमें जो केंद्र और राज्य के बीच जो सूची का विभाजन किया गया है उसमें अखिल भारतीय सेवाएं भी आते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप थोड़ा अपना दिमाग का भी प्रयोग कीजिएगा, ठीक है, और आंसर निकालिएगा। सी देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। अब यहाँ पर आप यह सोचेंगे कि ये तो कहीं पढ़े नहीं हैं, तो आपको दिए गए विकल्पों के अनुसार देखनी है कि कैग, जो कैग हैं उसके वेतन की बात किस अनुसूची में की गई है? तो दूसरी अनुसूची में की गई है। और मान लीजिए यहीं किसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है और दूसरी और अनुसूची हो या तीसरी अनुसूची हो, दोनों एक साथ आपको नहीं दिया जा सकता। अगर दिया जाएगा तो पर्टिकुलर वेतन या शपथ की बात की जाएगी। डी है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण। तो ये आपसे जो 10 राज्य हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। 26वां प्रश्न है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपसे सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो आइए हम कौन सा सही है उसके बारे में देखते हैं। आप लाइव चैट में बताइएगा, सही है तो यस, गलत है तो नो। 8वीं अनुसूची, क्या इसमें राजकीय भाषा का उल्लेख किया गया है? तो बिल्कुल 8वीं अनुसूची में राजकीय भाषा का उल्लेख किया गया है, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषा थे, जबकि वर्तमान में 22 राजकीय भाषा शामिल हैं। दूसरी अनुसूची, क्या इसमें शपथ या प्रतिज्ञान संबंधित प्रावधान किए गए हैं? यस या नो। तो दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि जो संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई है। शपथ या प्रतिज्ञान इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के 3री अनुसूची में। ठीक है। सी देखिए, 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो सही है, ये पहला सही हुआ, तीसरा सही हुआ, गलत हो गया आपका दूसरा। अब डी को भी देख लेते हैं, क्या 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं? तो बिल्कुल किए गए हैं। ठीक है। अगला है 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए पंचायती राज से, बी नगर पालिका से संबंधित है, या सी केंद्र राज्य संबंध है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो 11वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है ऑप्शन ए। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जिसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है, जिसमें 29 विषय शामिल हैं और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक आते हैं। नगर पालिका का प्रावधान 12वीं अनुसूची में किया गया है, जिसका प्रावधान आपको भाग 9 क में मिलेगा और 18 विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये हुआ आपका 27वां प्रश्न। कुछ प्रश्न और हैं अनुसूची से संबंधित, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे कक्षा में हम भारतीय संविधान की ओर प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो आइए आपके लिए अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो आपसे 4वीं अनुसूची के बारे में पूछा जा रहा है कि 4वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख किया गया है। तो ए ऑप्शन है, इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। बी ऑप्शन है, इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है। सी ऑप्शन है, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान अंतर्विष्ट हैं। और डी ऑप्शन है, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। तो आपसे 4वीं अनुसूची में पूछा जा रहा है कि किस बात का उल्लेख किया गया है। तो 4वीं अनुसूची में आप सभी अवगत हैं, आप सभी को याद भी होना चाहिए कि इसमें राज्यों को कितनी राज्यसभा सीट आवंटित की गई है, उनके सीटों का वर्णन 4वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, जबकि शक्तियों का विभाजन आपकी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जिसमें मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल थे। आप सभी बताइए वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? बताइए सभी, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 100 विषय शामिल हैं, याद रखिएगा। राज्य सूची में बताएं सभी, राज्य सूची में कितने विषय वस्तु शामिल हैं जी? तो राज्य सूची में 61 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची में 52। ठीक है, इस तरह से हुए 28वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आप सभी, मैं सूची 1 के बारे में बताऊंगा और आप आंसर बताएंगे सूची 2 के बारे में। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो पहली अनुसूची में। ठीक है, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। बी है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, जो संवैधानिक पदाधिकारियां हैं उनके वेतन एवं भत्ते की बात कौन से अनुसूची में की गई है? तो ऑप्शन 2 सही है कि द्वितीय अनुसूची में उल्लेख किया गया है। सी है, विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ तीसरी अनुसूची में की गई है, यह भी सही है। और चौथा है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्थानों का आवंटन। तो 4वीं अनुसूची में सही है कि राज्यसभा में सीट आवंटन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र के ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची है, कई बार देख लिए। 9वीं अनुसूची परिवर्धित है। आपसे पूछा जा रहा है कि 9वीं अनुसूची को कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ए ऑप्शन है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। बी ऑप्शन है, 8वें संविधान संशोधन द्वारा। सी, 9वें संविधान संशोधन द्वारा। और डी है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची जिसमें भूमि सुधार संबंधित प्रावधान है, तो इसे पहली संविधान संशोधन के द्वारा 1951 को जोड़ा गया है। 32वां प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? वही बात है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में आपसे पूछ रहा है कि किसमें
उसमें परिवर्तन करना अनिवार्य है। तो पहली अनुसूची में आपको बताना पड़ेगा कि कितने राज्य गठित हुए हैं, तो उसमें राज्य और उनका क्षेत्र क्या होगा। तो पहली अनुसूची में है कि यदि भारत संघ के कोई नए राज्य का सृजन होता है तो उसमें दर्शाना पड़ेगा, जैसे वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनका क्षेत्रफल कितना है, ये आपको पहली अनुसूची में उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चौथे अनुसूची से संबंधित है। तो चौथे अनुसूची में कई बार देख लिए कि इसमें राज्यसभा के सीट आवंटन का उल्लेख किया गया है। ठीक है। 34वां प्रश्न है, संविधान एक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मैं सूची 1 के बारे में बताऊंगा, आप आंसर सूची 2 के बारे में बताएंगे। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण कौन से अनुसूची में है जी। अभी कुछ देर पहले देखे हैं कितने कितने विषय वस्तु शामिल हैं। तो याद रखिएगा, केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति विभाजन, इसका प्रावधान 7वीं अनुसूची में है। बी, भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का उल्लेख कौन से अनुसूची में है जी। तो दूसरा आपको हो जाएगा 8वीं अनुसूची में राजकीय भाषा संबंधित प्रावधान है। सी है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम है 9वीं अनुसूची में। ठीक है। जबकि दल बदल प्रतिशोध कानून है 10वीं अनुसूची में। तो इस तरह से आप याद रखिएगा और इसी तरह के प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध हैं। अब यहाँ पर आपको न तो 10 राज्य दिया गया है न 4 राज्य दिया गया है, लेकिन आपके लिए बढ़िया है कि 5वीं अनुसूची दिया गया है और 6वीं अनुसूची नहीं दिया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातीय के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। जब 6वीं अनुसूची आपको दिया जाएगा तो उसमें पर्टिकुलर 4 राज्यों का वर्णन रहेगा। तो ये आपके अनुसूची से संबंधित 35 प्रश्न हुए। 2 प्रश्न और बचे हैं, इसको भी देख लेते हैं और आज की कक्षा को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भारत की भूगोल की कक्षा को आपके लिए नया तिथि निर्धारित करूँगा। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मूल संविधान में पहले प्रश्न थे, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। ए 8वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची और डी 11वीं अनुसूची। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहले मूल संविधान में उल्लेखित था तो कौन सा था। ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची। ठीक है, ये पहले से है आपके मूल संविधान में। जो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची है, इसमें प्रावधान में उल्लेखनीय रूप से परिवर्तन किया गया है। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 37वां है। डायरेक्ट आपका CGPSC पूछा गया था, कहीं कोई परिवर्तन नहीं था, सीधे 37वां प्रश्न को कॉपी पेस्ट किया गया है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा और आप इसको लिख लीजिएगा। आप सभी को इसके बारे में नहीं बता पाया हूँ। ठीक है। सूची 1 और सूची 2, भारत के राष्ट्रपति किसका शपथ लेते हैं, इसके बारे में आपको कूट मिलान करना है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, इसका उल्लेख आपको 3री अनुसूची में देखने को मिलता है शपथ प्रतिज्ञान के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं, याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा का शपथ लेते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वे संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने का शपथ लेते हैं। संसद सदस्य कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन का उल्लेख करते हैं, शपथ लेते हैं। और संघ के जो मंत्री हैं, सूचना की गोपनीयता का शपथ लेते हैं। यह प्रश्न आपको CGPSC 2019 ADR एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इस तरह से आज की कक्षा में हम भारतीय संविधान के भाग और उसके अनुसूची के बारे में प्रश्न सॉल्व किए हैं। अगर आप लोग प्रतिदिन प्रश्न सॉल्व करना चाहते होंगे
तो बता दीजिएगा। सुबह आपकी संविधान की कक्षा हो रही है, 12 बजे प्रीलिम्स स्पेशल की क्लासेस हो रही हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, और शाम को भारत का भूगोल होता है। अगर प्रश्न सॉल्व करना चाहेंगे तो प्रत्येक दिन जिस टॉपिक को अध्ययन करेंगे उसी टॉपिक को प्रश्न भी सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपका एक तरफ तैयारी भी होता रहेगा और दूसरी तरफ आपका प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा। तो आप सभी इसके बारे में अपना सुझाव दे सकते हैं। तो यह सुझाव आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं या पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आप क्या सोचते हैं। कोशिश करूँगा आपको आज भारत का भूगोल इसकी कक्षा लूँ, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो नहीं बोलना चाहिए, प्रश्न सॉल्व करने में कैसा लगा आप अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर शाम को भारत की भूगोल की कक्षा में, और कल से आपके संविधान की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।